हेलो स्टूडेंट्स। दो लेक्चर हमने ऑसिलेशन का कंप्लीट कर लिया है। इस थर्ड लेक्चर में और फाइनल लेक्चर में हम लोग अभी जो स्टडी करेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो दो तरह के एनर्जी होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है, एक जो एनर्जी है वो है आपका काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है मोशन के वजह से। क्योंकि एक एग्जांपल सपोज कीजिए ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए एक पेंडुलम है, ठीक है, और यहाँ पर पेंडुलम था, और ये जो लेंथ है, ये इसका लेंथ है L। और अगर ये यहाँ से मूव करके ये फाइनली मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो जब ये मूव कर रहा है फ्रॉम हियर टू हियर और इधर से इधर मूव कर रहा है, तो इसके मोशन के वजह से इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी हो रहा है। ठीक है, इसे हम लोग ई के लिख देते हैं, चलो। और एक पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जब मैं इसे वापस ठेल रहा हूँ, यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स इसे नीचे खींच रहा है, और मैं रिटर्न इसे ऊपर की तरफ जब धक्का दे रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी काम कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और इसे हम लोग ईपी लिखेंगे। तो समझ में आया आपको? दो तरह के पोटेंशियल काम कर रहे हैं, एनर्जी काम कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी मोशन के वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, एंड इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम द मेन पोजीशन। एक एक करके देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का। सो फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, हमें पता है, मैं नहीं लिख रहा हूँ थियोरेटिकल पोर्शन, आप लोग लिख सकते हैं, या स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, जैसे कि कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, ऐसा आप लोग लिखोगे क्या? एक मास m का एक पार्टिकल है in a SHM, and let the velocity of that body is v, and displacement will be expressed in the form of x. Then the instantaneous kinetic energy is given by what? Is it okay? Body of mass m, velocity v, and displacement x. Then the kinetic energy or instantaneous kinetic energy can be represented by 1 by 2 mv square. नाउ अगेन SHM का इक्वेशन अगर आपको याद है, मैंने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जब डिराइव किया था मैग्नीट्यूड का, तो उसका एक्सप्रेशन कुछ था ऐसा, ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता था, ए जो है ये एम्पलीट्यूड होता था। आप चाहो तो स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एक्स जो था ये डिस्प्लेसमेंट था, और वी जो था ये नॉर्मल वेलोसिटी है, और लीनियर वेलोसिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप v का एक्सप्रेशन अगर पुट करोगे, तो ई के का वैल्यू जो आएगा हमारा, वो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, प्लीज कीप इन माइंड। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है, देखो आप मास फिक्स्ड होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होता है, एम्पलीट्यूड भी जो है वो फिक्स्ड होता है, वेरिएबल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। बॉडी डिस्प्लेस करेगा, वेरी करेगा। काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर है? ये जो है ये डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ एक केस बन सकता है जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा। केस 1 पकड़ते हैं हम लोग। केस 1 में व्हेन x इज 0, x 0 का मतलब है जब मीन पोजीशन पे होगा। ठीक है, मीन पोजीशन आप जैसे कि इस पेंडुलम के केस में ये मीन पोजीशन है, और इधर हम लोग डिस्प्लेसमेंट माप रहे हैं, तो ये जो पोजीशन है ये 0 है मेरा, इसको मीन पोजीशन कह रहे हैं। ठीक है, इधर पॉजिटिव एक्स होगा, इधर नेगेटिव एक्स होगा। मीन पोजीशन आप डिफाइन करते हो एज पर योर एक्सपेरिमेंट और एज पर ऑफ योर सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट इट इज गोइंग ऑन। देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो आपको जस्ट यहाँ पर
एक्स का वैल्यू पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में। अब देखोगे एक्स का वैल्यू 0 पुट करने से ई के का वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू आएगा जो कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। सो ई के का वैल्यू जो हमारा आएगा यहाँ पर एक्स 0 हो जाएगा, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है। और बाकी कोई भी एक्स का वैल्यू अगर आप पुट कर रहे हो पॉजिटिव हो जाएगा और ये कम आ जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस समथिंग हो जाएगा। सो ये जो वैल्यू आ रहा है ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। आई होप क्लियर हुआ होगा। केस 2 पकड़ो। केस 2 डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना होता है, अप टू एम्पलीट्यूड ना, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो यहाँ से यहाँ ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। सो एट एक्स इज इक्वल टू ए, दैट इज एट पिक पॉइंट। पिक पॉइंट पे आप ई के का वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही एक्सप्रेशन था। ठीक है, एक्स के जगह आप ए बिठाओगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, सो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0 एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सो एट पिक पॉइंट्स वी हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और 0 काइनेटिक एनर्जी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। दूसरा टाइप का जो एनर्जी था वो था पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम लोग ईपी से डिनोट कर सकते हैं और यूपी से डिनोट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू। ना पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंट डेराइवेशन आप लोग ऑलरेडी वर्क पावर एंड एनर्जी में सीख चुके हो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे भी आप वही लेट करोगे, स्टेटमेंट आप लिख लेना, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से एक पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, और इसके ऊपर फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, सो हम लोग बोल सकते हैं अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन, अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है x हो रहा है। सो अगर रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट कोई चीज़ जा रहा है तो वहाँ पे उसको वर्क डन करना होगा, ये सुन लो। सो यहाँ पर मेरा जो स्टेटमेंट होगा आप एक बार लिख लो, ध्यान से सुन के पॉज करके रिपीट करके। When a particle is displaced to a distance x from the mean position, the force acting on it is how much? ये हमने पढ़ा था। The force is equal to m omega square into x। अभी कहाँ से आया, ये आपको पता है कैसे आया था ये? फोर्स इज इक्वल टू व्हाट मैन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, सो दिस विल बी m ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ से आया है। ठीक है ना, ओके। नाउ एंड इफ द डिस्प्लेस्ड बाय इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके मीन पोजीशन से x तक गया था तो इतना फोर्स लगा। अब एज्यूम कर लो कि एक छोटा सा डिस्टेंस dx ये ट्रेवल कर रहा है, तो इसके लिए जो वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन, वो क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स के जगह m ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कर सकते हैं। और आपको पता है डिफरेंशियल फॉर्म है इसका, ओवरऑल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, हमारा काम हो जाएगा। यस और नो, दोनों तरफ ही इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा डी डब्ल्यू, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन ओमेगा, सॉरी डी डब्ल्यू, दिस इज वर्क डन नॉट ओमेगा, ओके, कंफ्यूज मत होना, दिस इज डब्ल्यू एंड दिस इज ओमेगा, सो दिस इज वर्क डन डब्ल्यू। और m ओमेगा स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, x और dx का इंटीग्रेशन होगा,
आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यहाँ पे एक सी जो है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यहाँ पे हम लोग ओवरऑल निकाल के देखते हैं सी जीरो होता है, इसलिए यहाँ पुट नहीं करेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बिकॉज ये डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्म है, तो यहाँ पर ये सी नहीं लिखना है। ठीक है, सो दिस वर्क डन विल बी हाफ, ये एक्स स्क्वायर बाई टू का हाफ बाहर ले लिया मैंने, एम ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो दिस विल बी ई पी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, एंड अगेन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ भी दो केसेस बन जाएंगे। है ना, सो केस वन एक बनेगा when x is equal to 0, that is at mean position. So at mean position EP का वैल्यू जो इन जनरल होता है वो होता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर x का वैल्यू जैसे ही आप ज़ीरो बैठाओगे EP मेरा ज़ीरो आ जाएगा। मीन्स मीन पोजीशन पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होता है, और अगर आपको मैं याद करा दूँ तो काइनेटिक एनर्जी जो होता था वो मैक्सिमम होता था मीन पोजीशन पे। उसी तरह केस टू हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, दैट एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज़ एट एम्पलीट्यूड, पीक पॉइंट का मतलब एट एम्पलीट्यूड। ओके, सो यहाँ पर ई पी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ई पी का ये है मिनिमम। और आपको मैं बता दूं एट पिक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या था, मिनिमम था। सो देख रहे हो आप, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है तब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जा रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ओवरऑल, अगर हम लोग यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देना होगा। एग्जैक्टली, सो टोटल एनर्जी जो है वो कितना बनेगा हमारा, सो टोटल एनर्जी को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करूँ, सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इफ़ यू सम बोथ ऑफ देम क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एवरीथिंग इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, angular frequency constant, and amplitude of a particular SHM is constant. It is not depend on displacement. So total energy is constant and not depend on displacement. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो आपको जानना चाहिए था। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल वगैरह आ सकता है। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, सो एनर्जी डिस्प्लेसमेंट का एक ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, सो लेट्स मेक इट, ये हम लोग ले लेते हैं इस एक्सिस को एनर्जी एक्सिस, टोटल एनर्जी, और इसे पकड़ लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज़ीरो था आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे। ये ज़ीरो जो है ना, ये मीन पोजीशन है, और ये मैक्सिमम हो जा रहा है एट एम्पलीट्यूड ए, ऐसे वेरी कर रहा है।
तो मेरा काइनेटिक एनर्जी जो था, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, दैट विल इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो इट इज़ अ पैराबोलिक इक्वेशन, इजंट इट? ये एक पैराबोला का इक्वेशन है जो कि मैक्सिमम हो रहा है मीन पोजीशन पे. सो इस तरह से एक पैराबोलिक इक्वेशन फॉर्म होगा और ये मैक्सिमम होगा. मैं काइनेटिक एनर्जी को ऐसे डॉटेड बना रहा हूँ. ओके, सो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ. देखो क्या हो रहा है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो रहा है और एम्पलीट्यूड पे ज़ीरो हो रहा है. ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ. इसी का रिवर्स अगर सोचा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा. पोटेंशियल एनर्जी पिक पॉइंट पे मैक्सिमम हो रहा है, मतलब इन दो पोजीशंस पे वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और मीन पोजीशन पे ज़ीरो होगा. और वो भी तो एक पैराबोलिक इक्वेशन है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. इट इज़ ऑल्सो अ पैराबोलिक इक्वेशन. सो ये जो होगा ये भी एक पैराबोला होगा जिसका ओरिजिन पे ज़ीरो होगा. सो ये जो ये ग्राफ जो है ये है फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों का सम जो है वो ऑलवेज कांस्टेंट आ रहा है. तो ये जो मैं डार्क बना रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द समेशन ऑफ दिस टू. देखो यहाँ पर ये ज़ीरो, ये मैक्सिमम, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा. फिर यहाँ पे ये थोड़ा कमा, ये थोड़ा बढ़ा, फिर यहाँ पे आएगा. इस तरीके से इनको सब जोड़ोगे ना तो ऑलवेज ये कांस्टेंट होगा और एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू आएगा. ये होगा टोटल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो ये जो वैल्यू है इसको मैंने सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया. ठीक है ना, ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी का इक्वेशन. तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन डिराइव करना. सिंपल पेंडुलम थोड़ा समझ लो. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड से क्वेश्चन आता है. सो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक सिंपल पेंडुलम सिंपल सा डिवाइस है, आप घर पे बना सकते हो. इसमें एक ऐसे स्ट्रिंग से हम लोग एक हेवी वेट को अटैच कर देते हैं जो स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल हो, और इसमें स्ट्रिंग का पॉइंट से बॉब के सेंटर ऑफ मास तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं. इसे हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ. एंड सपोज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल. इसके नीचे जो ये मास होता है ना, इस मास को कहा जाता है बॉब. एंड इस जिससे ये लटकता रहता है इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग. ठीक है, जो वेट नीचे अटैच्ड है दैट विल बी कॉल्ड बॉब एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग. अब मैं फिर से इसे बनाऊं. सपोज करो इसको मोशन में ले लो. ये हमारा बॉब है, ये मीन पोजीशन है जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ज़ीरो है, और ये मूव करते करते इधर ऊपर की तरफ आएगा, और फिर क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और फिर ऐसे मूव करते करते इधर ऊपर तक आएगा, और फिर इधर से नीचे की तरफ जाएगा. सो एट एनी इंस्टेंट सपोज द इफेक्टिव लेंथ इज एल, और सपोज करो ये हमारा पेंडुलम इस पोजीशन पे है, इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा होगा वो टेंशन टी है, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा होगा वो होगा एम जी. और अगर ये एंगल थीटा है तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हो. ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा. तो जब ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसको नीचे खींच रहा है, मीन पोजीशन की तरफ कौन सा फोर्स लेके आ रहा है, दैट विल बी अ कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट. इसका वेट का जो एक कंपोनेंट है वो उसको नीचे की तरफ खींच के लेके आ रहा है. तो यहाँ से अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम कहें तो हम यहाँ से कह सकते हैं टेंशन टी इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, है ना. फिगर को एक बार फिर से देखो. टेंशन टी इज इक्वल टू व्हाट, एम जी कॉस थीटा. एंड रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको मीन पोजीशन की तरफ खींच के ला रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स इसको एफ से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, ये हो जा रहा है हमारा एम जी साइन थीटा. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू और for SHM, what we know
that restoring force is proportional to negative of the displacement? Yes or no? रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट और हमारा आ गया था फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये आपको इक्वेशन 1 पता है। अगेन यहाँ से ये इक्वेशन जो है इसको 1 दे दो, सॉरी इसे 2 दे दो। सो रिस्टोरिंग फोर्स हमें पता चल गया और एसएचएम का इक्वेशन हमें पता चल गया, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात, रिस्टोरिंग फोर्स के पहले एक नेगेटिव साइन होना चाहिए ना, और ये नेगेटिव साइन इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये भी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट में है ना। रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए यहाँ भी एक नेगेटिव साइन आना चाहिए हमारा। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम सिंपल सा एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं दैट एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस के एक्स। So negative negative cancel out. This will be mg sin theta is equal to kx. I hope ये समझ में आया होगा आप लोग। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि ये when थीटा इज स्मॉल, उस केस में साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है थीटा के साथ। ये एक मैथमेटिकल की है, इट इज़ अ की ऑफ मैथमेटिक्स जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं फॉर सिंपल पेंडुलम डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन में हम लोग इसको शॉर्ट में एम जी थीटा इज इक्वल टू के इंटू एक्स लिख दे रहे हैं। और थीटा इज इक्वल टू आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस होता है। ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम के केस में ये एक ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफिकल एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे, ये थीटा होता था तो इसका आर्क और रेडियस के फॉर्म में अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, आर्क हो जा रहा था मेरा डिस्प्लेसमेंट एक्स एंड रेडियस की जगह हमारा हो जा रहा था लेंथ एल। यस और नो? थीटा जो है ना, इस एक्सप्रेशन में आप थीटा की जगह लिख सकते हो एक्स बाई एल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई रिपीट। सो थीटा की जगह आप पुट कर सकते हो एक्स बाई एल। और ये क्यों हुआ, मैथमेटिक्स का किस की से हुआ, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारा एम जी एल बाई सॉरी एक्स बाई एल इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका के का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, के का एक्सप्रेशन आ जाएगा एम जी बाई एल। याद रहेगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन यहाँ तक देखो समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करूँ क्या? पहले तो एसएचएम से ये इक्वेशन आपको पता है और सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम से आपको रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू मिल गया। दोनों को आपने इक्वेट किया, यहाँ तक हम चले आए। फिर मैथमेटिक्स का एक की यूज़ किया हमने कि व्हेन थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। देयरफॉर here this is your arc which value is x and this is the radius L of length. Therefore, theta can be expressed as x by L, which we substitute here. Again, time period can be expressed as what हमने पढ़ा था, time period is expressed as 2 pi root over of m by k. ये डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया था फर्स्ट लेक्चर में। सो यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k में k का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ m और k की जगह आ जाएगा एम जी बाई एल। सो एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी। सो इफ यू सी द टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन लेंथ, isn't it? So the time period of pendulum depend on length only. आप कितना मास उस पेंडुलम में ले रहे हो, ज़्यादा भारी पेंडुलम है या ज़्यादा हल्का पेंडुलम है, इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, टाइम पीरियड किसी भी पेंडुलम का डिपेंड करता है उसका लेंथ का। आपको ज़्यादा टाइम पीरियड वाला
पेंडुलम चाहिए तो बड़ा लेंथ होगा, अगर छोटा टाइम पीरियड वाला चाहिए तो छोटा लेंथ होगा। मास आपका m1 है, m2 है, इससे कुछ डिपेंड नहीं करता। अगर लेंथ सेम है दो पेंडुलम का तो उनका टाइम पीरियड भी सेम होगा, और अगर टाइम पीरियड सेम है तो उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम मीन्स यहाँ पर जो स्प्रिंग है इसे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो फ्रिक्शनलेस है, वो मास जो रखा हुआ है फ्रिक्शनलेस प्लेट पे रखा हुआ और किसी तरह का कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है अपार्ट देन रिस्टोरिंग फोर्स। अगर ऐसा हो तो आप इसको इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो या फिर ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर ये स्प्रिंग है और इसमें एक मास है ऑफ मास m। इसका मास जो है mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और ऊपर की तरफ इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दैट विल बी k। तो रेस्टोरिंग फोर्स F जो हो जाएगा वो हो जाएगा kx। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी पता है 2πm/k। यहाँ पर ये जो k होगा ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है एग्जामिनेशन में तरह तरह के क्वेश्चन स्प्रिंग पेंडुलम से आते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि एक प्रॉब्लम हम लोग पहले एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन एक से ज़्यादा जाएंगे। सपोज कीजिए दो स्प्रिंग लगा दिए गए हैं और दोनों को अटैच कर दिया गया है एक मास से ऑफ मास m। पहले वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, दूसरे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल इस पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा। इजंट इट इंटरेस्टिंग। तो देखिए इस बॉडी का मास जो है वो नीचे की तरफ एक्ट होगा तो mg तो नीचे काम करेगा, इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा F1 और इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा F2। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि F1 इज इक्वल टू माइनस k1x and F2 is equal to minus k2x because they together perform same distance। एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, क्योंकि दोनों साथ में अटैच है तो मास ऊपर नीचे एक ही डिस्टेंस में जाएगा। सो जो ओवरऑल फोर्स है, टोटल फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स, वो हो जाएगा F1 प्लस F2। और अगर मैं इसे लिखूँ तो होगा k1x माइनस k2x। सो टोटल फोर्स जो मेरा आ जाएगा वो हो जाएगा माइनस k1 प्लस k2x। सो मैं इसे अगर ओवरऑल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखूँ तो k इक्विवेलेंट इंटू एक्स, जहाँ पर k इक्विवेलेंट जो आया वो आया k1 प्लस k। तो अगर मैं टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन मुझे पता है, ये होता है 2π√ऑफ m/k। यहाँ k की जगह इक्विवेलेंट हो जाएगा क्योंकि दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, और इस पे अगर आप सब्सटीट्यूट करोगे तो हो जाएगा 2π√ऑफ m/k1 प्लस k2। सो दिस इज द टाइम पीरियड, हाउ टू कैलकुलेट इट। एक ट्रिक याद रखना फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब भी दो स्प्रिंग एक दूसरे के साथ पैरेलल लग जाए एक और सेम बॉडी में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सिंपल एडिशन हो जाता है। बस यही ट्रिक है, और बाकी आपको एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना तो आ ही गया। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं चलो। अब सपोज करो दो स्ट्रिंग को पैरेलल की जगह सीरीज में जोड़ दिया गया। यहाँ से यहाँ एक स्ट्रिंग है ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k1, यहाँ से एक दूसरा स्प्रिंग जोड़ दिया गया और इसमें एक मास अटैच कर दिया गया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k2। तो इसके तरफ नीचे जो फोर्स काम कर रहा है होगा वो होगा mg। क्लियर है? इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि अब
इन दोनों में ही चूंकि ये सेम स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो सेम स्ट्रिंग में आप लोगों को ट्रिक याद है, सेम स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, मैंने पढ़ाया था आपको मैकेनिक्स में। तो क्योंकि यहाँ पर सेम स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स जो काम कर रहा होगा वो एक ही होगा, लेकिन अलग अलग स्प्रिंग होने की वजह से ये हो सके तो अलग डिस्प्लेस हो जाएगा। इसके लिए सपोज करो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो x1 होगा, और स्प्रिंग 2 के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये थोड़ा अलग होगा, ये x2 होगा, लेकिन फोर्स सेम काम करेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ दैट फोर्स इज इक्वल टू, दोनों स्प्रिंग के लिए सेम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ k1x1 एंड अगेन फोर्स इज इक्वल टू माइनस k2x2। क्लियर और नॉट? सेम स्ट्रिंग है, सेम स्प्रिंग है, सेम फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। सो दोनों का जो फोर्स है वो मैं k1x1 या k2x2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं x1 और x2 निकालना होगा ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए तो x1 निकाल लो यहाँ से, x1 इज इक्वल टू माइनस एफ बाई k1 एंड x2 इज इक्वल टू माइनस एफ बाई k2। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो x विल बी x1 प्लस x2, और x के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस एफ बाई k1 माइनस एफ बाई k2, और x विल बिकम f इंटू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। ओके, समझ में आया आपको? तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को अगर रीराइट करूँ तो f विल बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 आ जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, और इसको एक्सप्रेशन को रीराइट कर लो थोड़ा सा। सो ये k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, जस्ट एलसीएम ले लिया मैंने, इंटू एक्स। सो ये जो यहाँ जो भी लिखा रहता था ये k इक्विवेलेंट होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस k इक्विवेलेंट इंटू एक्स, और यहाँ पर k इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया, k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमेशा ये ट्रिक याद रखना, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ k1 k2 इज लाइक दिस, k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। तो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k की जगह k इक्विवेलेंट का पूरा वैल्यू पुट कर देना। आपको समझ में आया होगा? इस तरह के डेरिवेशंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। एक और मैं आपको पूछता हूँ, ट्राई कीजिए आप खुद से वीडियो को पॉज करके। अब सपोज कीजिए ये अलग तरह का पेंडुलम बन रहा है, यहाँ ऊपर एक स्प्रिंग है, यहाँ एक मास लगा दिया गया, और एक दूसरा स्प्रिंग है, इसे एक दूसरे वॉल से लगा दिया गया। इस तरीके से भी एग्जाम में दे सकता है इसको, या फिर ऐसे दे सकता है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी दिया जा सकता है। सो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है, और आपको निकालना है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, सो अगर आपको समझ में आ गया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप 1 मिनट के अंदर इसका आंसर बता दो। अगर सीरीज होता है तो अभी अभी ने निकाला, पैरेलल होता है तो k1 प्लस k2। ये जो कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आपको रेजिस्टेंस जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12 में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स, तब आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। ये जो है ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप सिंपली k1 प्लस k2, ये ट्रिक के तौर पे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो, है ना, जेई नीट के लिए, तो आपको जस्ट सिंपली पता होगा कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मास है, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों में फोर्स अलग अलग लगता था ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ट्रिक क्या होता था, दोनों में फोर्स अलग अलग लगता था। तो यहाँ पे भी दोनों में फोर्स अलग अलग लग रहा, और दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा, क्योंकि ये जितना भी इधर जाए
अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट x होगा। डिस्प्लेसमेंट सेम है और फोर्स अलग अलग है, इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यहाँ F1 फोर्स लगेगा, यहाँ F2 फोर्स लगेगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था वैसे ही। तो इसका सिंपली आप टाइम पीरियड लिख सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर ऑफ m बाई k1 प्लस k2। कॉन्सेप्ट क्या है वही करोगे। F1 इज इक्वल टू माइनस k1x, F2 इज इक्वल टू माइनस k2x, so total F is equal to minus k1 plus k2x, so this will be your equivalent। समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक दो प्रॉब्लम यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k इज कट इनटू 2 pieces सच दैट one piece is double the length of the other, then the long piece will have फोर्स कांस्टेंट ऑफ व्हाट, मतलब k का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपली, लेंथ के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करोगे तो K1 L1 n टाइम्स ऑफ N2 अगर इस फॉर्म में दे दिया जाए, सो K जो होता है n प्लस एल K/n होता है। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हो, यहाँ से इसको कर सकते हो। दिस इज़ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अदरवाइज इसका डेराइवेटिव जो है वो ऑलरेडी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के लिए K इफेक्टिव हम लोग निकालते थे, तो बहुत सारे अगर K हो जाते थे, जैसे सीरीज में कॉम्बाइन होता है तो हम लोग पैरेलल में सॉरी कॉम्बिनेशन होता है तो ऐड करते हैं, तो N अगर सेम कांस्टेंट का है, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट, यहाँ से इससे प्रॉब्लम है। इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फोर्स कांस्टेंट k डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट, देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी nk, and if this n part connected in parallel then it is n square k। ठीक है, और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं द स्प्रिंग कांस्टेंट k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग लेंथ, ऑब्वियसली ये हमारा आता है। सो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ से when spring L is cut into the pieces L1 and L2 such that L1 is equal to n of L2, then spring constant of first part K1 is equal to K n1 by L, and spring constant of the second part is equal to K2 n plus 1 K। ये थोड़ा आपको याद रखना होगा। एंड रेशियो ऑफ K1 by K2 इज 1 by n। तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बन गया है। दूसरा प्रॉब्लम देखो, सिंपल है। टू बॉडीज m एंड n आर इक्वल masses सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मास लेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K1 and K2 respectively। If two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, the ratio of magnitude of amplitude of m to that of n is what? So this question is again simple. Maximum velocity can be represented at a1 omega, दोनों के लिए सेम है। सो ए ओमेगा 1 इज इक्वल टू ए ओमेगा 2, देन ओमेगा का वैल्यू k बाई एम होता है, आपको पता है। यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, a1 रूट ओवर k बाई एम एंड a2 रूट ओवर k2 बाई एम। यहाँ पर a1 बाई a2 का वैल्यू k2 बाई k1 है। सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम है, इसको तो आपने ऑलरेडी किया है। यहाँ दो दिया है, द मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम देम, द रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब वर्टिकल ऑसिलेशन विल बी व्हाट। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता था 2 पाई रूट ओवर एम बाई के इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी के लिए इसका उल्टा कर देना है ना, 2 पाई रूट ओवर के बाई एम हो जाएगा। दोनों के केस में मास सेम है, अलग अलग क्या है, सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं एन इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ के, है ना, एन इज प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर के हो जाता है हमारा। सो यहाँ पर आप इन दोनों के लिए निकालना है, तो यहाँ पे इन दोनों का समेशन होगा, तो ये तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2k आएगा। और यहाँ पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए आपने सीखा था K1 इंटू K2, यहाँ तो दोनों ही k है, डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, तो 2k हो जाएगा, तो ये k/2 आएगा। तो इसका कॉम्बिनेशन है k/2, इसका k/2 और इसका है 2k, और n इज प्रोपोर्शनल टू k होता है, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ n1 बाई n2
इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ के इक्विवेलेंट ऑफ 1 बाई के इक्विवेलेंट ऑफ 2, है ना। के इक्विवेलेंट ऑफ 1 2 किसको पकड़ रहे हैं, 1 पकड़ रहे हैं हम लोग फर्स्ट वाला फिगर को, तो ये हो जा रहा है के बाई 2, और सेकेंड फिगर का है 2 के, सो के कट जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। सो दिस विल बी योर सी विल बी योर आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में दिए जा सकते हैं फ्रॉम स्प्रिंग पेंडुलम। ये डाटा आप लोगों को मिल जाएगा ऑलरेडी, इससे आप कर सकते हो। सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम है एसएचएम्स के। कहीं पे भी डाउट होता है तो मुझे बताना। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। सो एक बार आप खुद से पढ़ने की कोशिश करना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी अच्छा नोट्स है। सो नेक्स्ट जो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे वो है फ्री एंड डैम्प्ड फोर्स, फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मतलब आपको पता है, फ्रीली अगर ऑसिलेट कर रहा है तो उसका ग्राफ, एक ओवरऑल सुन के जाओ, घर पे पढ़ना, डाउट होगा तो मैं फिर से इसका क्लास लूँगा या फिर एक लेक्चर दूंगा। तो फ्री ऑसिलेशन का मतलब होता है एक ऐसा ऑसिलेशन जहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी हो, द ऑसिलेशन ऑफ अ पार्टिकल विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब सिर्फ एक ऑसिलेशन वाला, एक ही फ्रीक्वेंसी होगा, और जहाँ पे एक रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा। और अभी तक जितना हम लोग एसएचएम पढ़ रहे थे, ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मतलब एसएचएम होता था। उसका ग्राफ आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, यहाँ पे y इज इक्वल टू जैसे है ए साइन ओमेगा टी, इट इज अ सिंपल फ्री ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, डैम्प मतलब क्या, जैसे कि मान लो ये मेरा स्प्रिंग था और ये फ्री था, मासलेस था, ऊपर नीचे जा रहा है। अब अचानक से मान लो ये ऊपर नीचे जा रहा था और इसको तुमने एक पानी के बाल्टी में डाल दिया, तो पानी के बाल्टी में डालने की वजह से एक इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, ये धीरे धीरे ऊपर नीचे होगा होगा होगा, स्लो होते होते खत्म हो जाएगा इसका ऑसिलेशन। मतलब समहाउ आपने इसके ऑसिलेशन को डैम्प कर दिया, फोर्सफुली रोकने का कोशिश किया, इसे कहा जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसमें क्या होगा, इसका ऑसिलेशन धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा। देखो इसका एम्पलीट्यूड पहले ज़्यादा था, फिर कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, और फाइनली ये जीरो होते चला जाएगा, छोटा होते होते जीरो हो जाएगा। इस तरह के ऑसिलेशन को कहा जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसमें जो होता है ये तो इसको फॉलो करता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन इस इक्वेशन को फॉलो करता है, लेकिन इसमें एक डैम्पिंग फैक्टर आ जाता है, इसमें एक डैम्पिंग फैक्टर ऐड हो जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये स्लोली डिक्रीज करे, जैसे e⁻⁷ ऐसा कुछ, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये डिक्रीज करते जा रहा है समय के साथ साथ। ए का वैल्यू जो है वो समय के साथ साथ एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा, फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और इसका उल्टा जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। या फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है, द ऑसिलेशन इन विच द बॉडी ऑसिलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर नहीं, बाहर से इसको फोर्स दिया जा रहा है, बाहर से अप्लाई किया जा रहा है फोर्स, जिसके वजह से ये इंक्रीज कर रहा है। तो व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी विच whose natural period is different from the period of force, नेचुरल पीरियड इसका अलग था, ये नेचुरल पीरियड अलग था, और फोर्स जो दिया जा रहा है उसका पीरियड अलग है। सो नेचुरल पीरियड एंड फोर्स पीरियड आर डिफरेंट from the, then the body is made to vibrate with frequency equal to those of the force externally imposed, such as vibrations are called your forced vibration or forced oscillation. When the frequency of imposed periodic force is equal to the natural frequency of the body, then the body is found to vibrate almost independently with the considerably large amplitude, such as a special case of forced vibration is called resonance. So resonance क्या है ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। रेजोनेंस क्या होता है, देखो यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी था ये, और मैंने फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर डाला। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो था बॉडी का और फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी जो है बॉडी का, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स फ्रीक्वेंसी, ये दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं तो बॉडी क्या होता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाता है फोर्स के ऊपर, और वो आराम से मेंटेन करता है वाइब्रेशन को। इस सिचुएशन को कहा जाता है रेजोनेंस
ये पूछता है एग्जामिनेशन। सो व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी देन द ऑसिलेशन, दिस स्टेट इज नोन एज रेजोनेंस। और यहाँ पे क्या होता है, बॉडी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाता है फोर्स के ऊपर। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। इज इट ओके? इसको अगर आप लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम हो, स्टडी मटेरियल में दे दूंगा, बट स्टिल इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड क्लास दूंगा। ओके देन, इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।